हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 8। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए पहले फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, आज का जो फर्स्ट टॉपिक है फिर से वही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। तो देखो, इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि मेंडल ने जो अपने वर्क्स किए थे, जो उन्होंने काम किया था, उन्होंने उन सारे कामों का जो पब्लिकेशन करना होता है, पब्लिश किया था उन्होंने 1865। ठीक है, 1865 में उन्होंने पब्लिश कर दिया था अपने कामों को। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों के सामने पब्लिश करना पड़ता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने उनकी स्टडी को पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और कुछ लोगों ने पढ़ा भी तो उसको इग्नोर कर दिया। उससे कुछ कारण थे जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेंडल वर्क को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया था, है ना। तो मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज कब किया गया, 1900 में जाकर, मतलब उनकी डेथ हो गई थी 1884 में। ठीक है, उनकी डेथ के बाद लोगों ने उनके काम को सराहा। ठीक है, जब वो नहीं रहे तब उनकी याद आई, ऐसा हुआ। तो मेंडल्स वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल 1900, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि ऐसा क्या हुआ उस वक्त कि मेंडल के काम को सराहा गया। ठीक है, तो ऐसा होता है कि क्रोमोसोम के बारे में डिस्कवरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि मेंडल के काम को सराहा नहीं गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप एक काम करना, इसको जैसे क्लास में लिखते हो बिल्कुल वैसे ही लिखना जैसे हम पढ़ा रहे हैं, संग संग समझ के लिखते रहो। ठीक है, या फिर जब समझ जाओ टॉपिक को तो पॉज करो वीडियो को और फिर कॉपी कर लो। ठीक है, या फिर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ देख के कॉपी कर लेना। बट संग संग करने से क्या होगा, क्लास वाली फील आएगी। तो संग संग मेरे साथ ही करो, बेटर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं मेंडल मेंडल्स वर्क was नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, मेंडल के काम को सराहना नहीं मिली, रिकॉग्निशन नहीं मिला, पहचान नहीं मिली। ठीक है, टिल 1900। ठीक है, 1900 में। अच्छा, उन्होंने पब्लिश कब किया था, ये भी लिख के रखो कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क्स इन द ईयर, कौन से साल में, इन द ईयर 1865। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट 1863 तक चला था और 1865 में उन्होंने अपने काम को पब्लिश कर दिया था दुनिया के सामने। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, पहचान नहीं मिली। तो इसके कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनको उनके काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं कि रीजंस क्या क्या थे। तो आइए लिखते हैं रीजंस। ठीक है, रीजंस, रीजंस फॉर फॉर या ऐसे लिख लो कि रीजंस फॉर अनरिकॉग्निशन ही लिखते हैं। चलिए, अनरिकॉग्निशन ऑफ मेंडल्स वर्क। ठीक है, मेंडल के जो काम थे वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे, पहचान में नहीं आए, या फिर लोगों ने उनको इज्जत नहीं दी। इसका कारण क्या है, तो पहला कारण, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला कारण, फर्स्ट नंबर वन, सबसे पहले उस वक्त जो था कम्युनिकेशन, मतलब कि एक देश में कुछ डिस्कवरी हो रही है अगर, तो बहुत दूर कोई देश अगर लोकेटेड है, मान लो अमेरिका है और इंडिया है, तो इंडिया और अमेरिका के बीच गैप जो है, मतलब डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अभी तो इंटरनेट का जमाना है, उस वक्त इंटरनेट नहीं था। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन गैप हो गया उसमें। ठीक है, लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करने में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने में दिक्कत आती थी, क्योंकि उस वक्त इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ा हुआ था, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो पहला रीजन हम लोग लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन वाज डिफिकल्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या था, मुश्किल था, डिफिकल्ट, ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम। पहला कारण तो ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद और क्या हो सकता है, सो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि उस वक्त मेंडल ने एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, जीन्स के बारे में बताया था। एक्चुअली उन्होंने जीन्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने बोला था फैक्टर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर आर, ठीक है, या देयर वेर
some there were some substances या some stable डिस्क्रीट समझते हो, स्टेबल तो समझते होगे। स्टेबल मतलब जिसमें चेंजेस आराम से ना हो, ठीक है, चेंजेस जल्दी ना हो, उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब आपको मैंने बताया था, देखो इस तरह से आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, देखो मैं यहाँ पॉइंट्स बना रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं बहुत छोटा सा बनाऊं, जैसे इसमें तो देखो ये बहुत क्लोज क्लोज बना दिया बहुत सारे, ठीक है। तो आप कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो डिस्क्रीट कौन सा हुआ, जो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। तो ये क्लियरली विजिबल है इसलिए इसको डिस्क्रीट बोल रहे हैं। ये क्लियरली विजिबल नहीं है, बात समझ में आ रही है, ये क्लियरली विजिबल है। तो छोटा ही बनाया है क्योंकि बोर्ड नहीं है मेरे पास इस वक्त, और ये डिस्क्रीट नहीं है, नीचे वाला ये वाला डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर वर सम स्टेबल डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल। इसलिए आप संग संग नोट्स लिखते रहिए, समझ में आएगा सारा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्लियरली विजिबल, बस थोड़ा पेशेंस से रखना, पेशेंस से देखना, मतलब समझ में आएगा सारा कुछ, और जो ना आए उसके लिए हम हैं, पूछ लेना हमसे। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर वर सम स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स, जो क्लियरली विजिबल यूनिट्स हैं, ठीक है। यूनिट्स कॉल्ड कॉल्ड क्या नाम था, कॉल्ड फैक्टर्स। तो उनका उन्होंने नाम रखा था फैक्टर्स। याद होगा आपको फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। मेंडल के बारे में जो लोग पढ़े थे, मेंडल्स लॉस, ठीक है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़े थे ना, वही वाला फैक्टर। तो फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया था। फैक्टर्स लेटर चल के आगे चल के मालूम पड़ा नथिंग बट जीन्स, हम जीन्स भी ले सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग इसी पॉइंट के अंदर कि अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर वर सम स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। these factors these factors did not did not blend did not blend माने मिक्स। तो मेंडल के अनुसार ये फैक्टर्स ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ठीक है, मिक्स नहीं होते। एक मिनट को मैं चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक मिनट, हाँ चल रही है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब मेंडल के अनुसार क्या था, ये लोग ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते, मिक्सचर लिख दिया सॉरी, मिक्स नहीं होते, ठीक है। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या हुई। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा कि इससे क्या प्रॉब्लम अराइज हुई। तो मैं लिखता हूँ कि पॉइंट्स रेज्ड या ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय हिज हिज एक एनसीईआरटी में शब्द है, उसका मतलब समझा दें, कंटेम्पोररीज, ठीक है, कंटेम्पोररीज। कंटेम्पररीज मतलब उनके समय काल के, ठीक है। जैसे कि आप और हम इस वक्त 2023 में रह रहे हैं, 24 में जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही इस वक्त का जो समय चल रहा है, इस वक्त हम लोग एक समय में एक साथ रह रहे हैं। बट अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, ठीक है, तो गांधी जी का जो समय था या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो समय था, ठीक है, ये था हमारे जन्म लेने से पहले, राइट। तो वो 19th सेंचुरी की शुरुआत में था, ऐसा कुछ था उनका समय। हमारा क्या है, अभी 2023 में है, तो हमसे 100 साल पहले वो लोग इस दुनिया में थे, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एक समय के थे, हिटलर उस समय, ये लोग साथ में एक समय में जिंदा रहते। हम लोग देखो, हम लोग इस वक्त सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग अभी हम लोग इस समय जिंदा में, तो जिंदा है दुनिया में, राइट। तो हम लोग कंटेम्पोररीज हुए, एक समय में जीने वाले, इसको बोलते हैं कंटेम्पोररीज। तो उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, उस समय के साइंटिस्ट, उनको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं कंटेम्पोररीज, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए। ऑब्जेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्शन का मतलब यहाँ पर विरोध हो रहा है, एक प्रकार से विरोध, ठीक है, कि उनकी बात से असहमत थे वो लोग, ठीक है। तो उनकी क्या असहमति थी, क्या उनका ऑब्जेक्शन था, किस बात का वो विरोध कर रहे थे। तो उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, उस जमाने के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि वेरिएशन हमें नजर आता है। जैसे हम अगर अपने भाई बहनों को देखेंगे, तो हमारे भाई बहन या कजिन हम हमारे से बिल्कुल नहीं है ना, एग्जैक्टली तो है नहीं सेम टू सेम, थोड़ा बहुत तो फर्क है, एग्जैक्टली तो हमारे से नहीं है, थोड़ा बहुत तो फर्क वहां पर नजर आता ही है हमें। तो इसको बोलते हैं वेरिएशन, जैसा हमने पीछे पढ़ा भी है। तो वेरिएशन का मतलब हो गया कि कुछ थोड़े थोड़े
छोटे मोटे थोड़े डिफरेंसेस आते हैं जो हमें हमारे भाई बहनों से अलग दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम और हमारे भाई बहन अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, एक जैसा तो दिखते नहीं है बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा बहुत तो अलग दिखते ही हैं। तो अगर हम अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम में और उनमें कुछ असमानताएं हैं, कुछ वेरिएशन है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस क्यों आ रहा है? क्योंकि ब्लेंडिंग हो रही होगी, चीजें मिक्स हो रही होंगी, और अलग अलग टाइप के मिक्सचर से जैसे अलग अलग कलर बनते हैं, वैसे ही अलग अलग टाइप के चीजों के जीन्स के मिक्स होने से हमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स नजर आने चाहिए, ऐसा उस जमाने के साइंटिस्ट ने कहा। ठीक है, लेकिन मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल के लॉ याद करो आप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद है? तो वहां पे हमने देखा था कि मिक्सिंग नहीं होती है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी हमने देखा था कि मिक्सिंग नहीं होती। तो मेंडल ने कहा था कि नहीं, मिक्सिंग नहीं होती है, जबकि उनके कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने कहा नहीं, अगर वेरिएशन हो रहा है तो मिक्सिंग भी हो रही होगी। तो आप मेंडल साहब यहाँ पर गलत हैं। उस जमाने के साइंटिस्ट ने ऐसा उनको कहा, ये उनका ऑब्जेक्शन था। ठीक है, तो हम अगर ऑब्जेक्शन के बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं कि व्हाट वाज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो इसको लिख लिया जाए कि they believed they believed they believed that the variation they believed that the variation that sorry that the variation the variation was due to variation किसकी वजह से था? due to blending। ठीक है, ब्लेंडिंग होना चाहिए, बट मेंडल ने कहा ब्लेंडिंग नहीं होता है। बट अकॉर्डिंग टू मेंडल देयर वाज नो ब्लेंडिंग। मेंडल, देयर वाज नो ब्लेंडिंग। बात समझ में आ गई? यही बात है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्शन कि उनकी काम को सराहा क्यों नहीं गया, क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट एक मत होकर के सही को भी गलत ठहरा रहे थे, इसलिए उनके काम को इज्जत नहीं मिली। ठीक है, चलिए अब इसको आप चाहें तो अब यहाँ पॉज करके लिख लें या फिर आगे बढ़िए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, तीसरा पॉइंट आइए, थर्ड पॉइंट। देखो, उस वक्त मेंडल ने अपने काम में मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया था, है ना? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मेंडल यूज्ड, हमने एक बार इसको पढ़ा भी है ऑलरेडी, मेंडल यूज्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो स्टैटिस्टिक्स। मैंने पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि एक प्रकार का मैथमेटिक्स का ये ब्रांच होता है जहाँ नंबर्स को हम गिनते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर मान लो कि 1000 पेड़ हैं, 1000 में से मान लो 900 पेड़ ऐसे हैं जो टॉल हैं, 100 पेड़ ऐसे हैं जो ड्वार्फ है, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स का खेल है, 900 टॉल हो गए, 100 ड्वार्फ हो गए, इसी चीज को, मतलब सभी आंकड़ों का जो अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। उसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है। तो मेंडल ने भी कुछ ऐसा इसका इस्तेमाल किया बायोलॉजी में, और पहली बार बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल हुआ था, इसलिए उस जमाने के साइंटिस्ट इस चीज को अग्री नहीं कर पाए, इसके साथ एग्री नहीं कर पाए। ठीक है, तो मेंडल यूज स्टैटिस्टिक्स टू प्रूव टू प्रूव टू प्रूव हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इसलिए बाकी साइंटिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, सो द कंटेम्पररीज, फिर से वही, rejected his फाइंडिंग्स। तो उनके कंटेम्पररीज ने उनकी फाइंडिंग्स को रिजेक्ट कर दिया, उनकी खोज को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा। तो यही सारी चीजें हैं। अब देखो, इसके अलावा और भी कुछ चीजें थी, जैसे कि मेंडल के पास कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, उन्होंने सब कुछ तो कह तो दिया था मैथमेटिक्स की हेल्प से, उन्होंने मैथमेटिक्स का प्रूफ तो दिया था, लेकिन फिजिकल प्रूफ, मतलब कुछ क्लियर करके वो, मतलब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाए थे, जीन्स का स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाए थे। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट लिख लेंगे कि मेंडल डिड नॉट प्रोवाइड, या मेंडल वाज नॉट एबल, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप उतना डिस्कवर नहीं हुआ था, और उनको सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अगर वो क्रोमोसोम्स को दिखा दिए होते, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझा दिए होते, ठीक है, तब सब समझ में आता कि हाँ, मेंडल की जो लॉज है बिल्कुल सही है, और उस वक्त उनको रिकॉग्निशन मिल जाती। बट उस वक्त उन्होंने ऐसा नहीं किया, या फिर नहीं कर पाए, कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो मेंडल वॉज नॉट एबल, मेंडल was not able to provide any
यानी फिजिकल प्रूफ, ठीक है। फिजिकल प्रूफ मतलब लिखते हैं, रुको, फिजिकल प्रूफ एग्जाम्पल के रूप में आप लिख लेंगे क्रोमोसोम, जीन्स, ठीक है, या जीन्स एक्सेट्रा। इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि ऐसा कुछ होता है, दिखता है, कैसा दिखता है वो जीन्स, क्या कहाँ पर पाया जाता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इस बारे में मेंडल को कुछ नहीं पता था, कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, ठीक है। फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मतलब उन्होंने जो जीन्स के बारे में कंसेप्ट बताया था उसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास, ठीक। तो इसलिए मेंडल के काम को सराहा नहीं गया। बात समझ में आई? चलो ठीक, एक बार इसको पॉज करके लिखो। चलो, अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो इसी में ऐड किया जाए। अब देखो, अब होता क्या है, इतना कुछ करने के बाद मेंडल का तो काम खत्म हो गया, मेंडल की डेथ हो गई। मेंडल की डेथ के बाद 3 साइंटिस्ट और आते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नई कहानी, और बात करेंगे 3 साइंटिस्ट की। तो हम लोग लिखेंगे कि इन 1900, ठीक है, 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे तो हमने पढ़ रखा है, 3 नाम, वही सारे 3 नाम याद करो फिर से। कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, याद है? कॉरेंस, डिवरीज एंड सरमार्क, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, ये 3 साइंटिस्ट मिल करके मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो रीडिस्कवर कैसे करते हैं, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट रीडिस्कवरी की। पहले इसको लिख लेंगे कि इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स लॉज, ठीक है। उन्होंने रीडिस्कवर किया, और कैसे रीडिस्कवर किया? बाय ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो उन्होंने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्चुअली हमने क्या देखा था? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम की डबलिंग कैसे, अभी समझाएंगे, रुको। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, तो आपने सेल डिवीजन पढ़ रखा है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि उसी जमाने में, मतलब उस समय ही 1900 में ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, और न्यूक्लियस जब डिस्कवरी होती है तो उसके अंदर में क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी भी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर तो ऑलरेडी कर दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, 1831 में ही कर दिया था, बट उसके अंदर डिटेल स्ट्रक्चर्स की डिस्कवरी जो हुई, मतलब अंदर में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं डिटेल्स में काफी, तो वो डिटेल्स में जो डिस्कवरी हुई वो 1900 में हुई, ठीक है। और उसके अंदर देखा गया कि क्रोमोसोम्स, उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ कलर्ड मटेरियल पाए जाते हैं, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी तो देखा गया क्रोमोसोम तो डबल भी होते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ते थे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहां पर एस फेज में आप देखे होंगे कि क्रोमोसोम्स जो हैं क्रोमैटिन के फॉर्म में रहते हैं शुरुआत में, है ना। तो G1 फिर S फिर G2, तो इस दौरान जब ये सब प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां पर अमाउंट ऑफ जो डीएनए है वो डबल होता है, याद आ रहा है? एस फेज में होता है, तो वही डबलिंग हो रही होती है, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, डबलिंग हो रही है। तो यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा, और देख करके पाया कि कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है, सिमिलैरिटीज है। अब वो सिमिलैरिटीज जो थी वो एक्चुअली 2 और साइंटिस्ट थे, उनके उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये उसको पढ़ते हैं। चलिए पहले उनके नाम भी लिख लेते हैं, फिर हम आते हैं एक डायग्राम पर, और फिर चीजों को और क्लियर करेंगे। ये देखो, तो 1902 में देखो, इन 1902 2 साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है। एक आएगा सटन, सटन का पूरा नाम था वॉल्टर सटन, ठीक है, तो अभी हम सटन लिख रहे हैं। और एक थे, उनका नाम था बॉवरी। सटन और बॉवरी, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ऑब्जर्व दैट द बिहेवियर या नेचर, ठीक है, बिहेवियर, व्यवहार, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम अभी डिस्कवर हुआ है, ठीक है, उसका नेचर, बिहेवियर क्रोमोसोम वाज पैरेलल,
पैरेलल समझ रहे हो, सिमिलर, पैरेलल मतलब सिमिलर, इससे हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, क्रोमोसोम के नेचर को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जीन्स के साथ। ठीक है, was parallel to the behavior of genes, मतलब इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि जो क्रोमोसोम का नेचर है वो किससे मिलता जुलता था, वो मिलता जुलता था बिहेवियर ऑफ जीन्स से, जीन्स के बिहेवियर से मिलता था। ठीक है, कैसे ये पता लगाया, बाई बाई ऑब्जर्विंग, बाई ऑब्जर्विंग, बाई ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको यहाँ पर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टडी करना पड़ेगा, बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको भी मैं समझाऊंगा। बस आप यहाँ से इस स्लाइड में आप क्या याद रखेंगे, सारी बात मैं समझा दूं। देखो, इस स्लाइड में आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेंडल की असफलता के कारण क्या क्या थे। ठीक है, क्यों उनको सफलता नहीं मिली, वो 4 कारण आपने पढ़ लिए। फिर 1900 में उनकी डेथ हो गई। 1900 में क्या होता है, 3 साइंटिस्ट कॉरेंस, डिवरीज और शर्मा आकर के दोबारा मेंडल के लॉ को इस्टेब्लिश करते हैं और पाते हैं कि बिल्कुल वो सही है। ठीक है, कैसे मालूम पड़ता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करके। उसमें थोड़ा सा और भी डिटेल्स ऐड करते हैं 2 साल के बाद 1902 में सटन एंड बॉवरी। वो लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम का जो नेचर है वो मिलता है किसके जैसा, मिलता है जीन्स के नेचर जैसा होता है। ठीक है, तो जीन्स का नेचर और क्रोमोसोम के नेचर में कुछ समानताएं हैं। ठीक है, पैरेललिज्म है, पैरेलल है, समानताएं हैं, नेचर सेम जैसा है, एक जैसा है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छा, जो मेंडल ने जो चीजें बताई थी फैक्टर के बारे में, वो एक्चुअली जीन्स के बारे में। ठीक है, और जो अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, वो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नेचर है, वो एक प्रकार से उसका नेचर जीन्स के नेचर से मैच करता है। कैसे मैच करता है वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक नहीं बताया वो, अभी आगे पढ़ेंगे। बस अब यहाँ पे नाम याद रखना आपको कि इसने क्या क्या किया। ठीक है, एक बार यहाँ तक कॉपी करिए। चलिए, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जीवन और जीटू के बारे में बताया जा रहा है। अब देखो, जीवन जीटू के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेन लेता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो, सबसे पहले सटन एंड बॉरो ने क्या बताया था, देखो सटन एंड बॉरो ने बोला कि पैरेललिज्म क्या है। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सी चीज ऐड कर रहे हैं कि एक मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मैंने लिख दिया ऐसा कुछ। ध्यान से देखना, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, एक जीन है, राइट, ये है एक जीन, और यहाँ पे लिख दिया एक क्रोमोसोम। ध्यान से देखना, ठीक है, ये इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया जीन और यहाँ पे लिख दिया क्रोमोसोम। देखो, जीन को सेपरेट करके यहाँ से आप अलील्स बनाइए, बना दिया, और इस क्रोमोसोम्स को भी सेपरेट करिए। क्रोमोसोम को आप सेपरेट करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम, सेल डिवीजन चैप्टर याद करो, ऐसे होता है ये क्रोमोसोम। ठीक है, एक जाता है ऊपर, तो एक को खींचो ऊपर और एक को खींचो नीचे। तो जब इसको ऐसे खींच दोगे तो क्या मिलेगा, खींचने के बाद आपको ये एक ऊपर मिल जाएगा, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, याद है, जिस दिशा में खींच रहे हैं उसके उल्टी दिशा में क्रोमोसोम ऐसे इस तरह से क्रोमोसोम खींच गए। ठीक है, ऊपर की तरफ खींचा और एक नीचे की तरफ खींचा, सेपरेशन हो गया ना। तो देखो यहाँ पर किस चीज का सेपरेशन हुआ है, यहाँ पर सेपरेशन हुआ है अलील्स का। ठीक है, या लिख लो कि सेग्रीगेशन या सेपरेशन, सेग्रीगेशन भी लिख सकते हैं आप, सेग्रीगेशन ऑफ जीन। ठीक है, या अलील्स, क्योंकि एक जीन में 2 अलील्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप किस चीज का सेपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप सेपरेशन, सेपरेशन या सेग्रीगेशन एक ही होता है। ठीक है, हम सेग्रीगेशन ही लिख रहे हैं, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर आप क्रोमोसोम का सेपरेशन या सेग्रीगेशन कर रहे हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट होके अलग अलग 2 पार्ट में टूट गया, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था जब आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था, याद है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यही देखो, इस चीज को अगर हम यहाँ से ऐसे दिखा दें अलग, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल नेचर शो कर रहा है ना। पैरेलल नेचर मतलब क्या है, कि समानता है, किस चीज की समानता है, देयर इज रिलेशन, देयर इज सिमिलैरिटी। ठीक है, या पैरेलल, पैरेललिज्म भी बोल सकते हो, या सिमिलैरिटी, समानताएं हैं बिटवीन, सिमिलैरिटी इन द नेचर बिटवीन, इन द नेचर ऑफ
या बिहेवियर ऑफ जीन, ठीक है, एंड क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम, जीन और क्रोमोसोम के नेचर में कुछ समानताएं हैं, ठीक है। तो यही था, ये पिछले वाला जो स्लाइड था, यहाँ देखो, यहाँ पे हम जो हम लिख समझाए थे वो एक्चुअली नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर जो भी हमें समझाई ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, इसको समझाना है हमको, तो एक बार इसको आप कॉपी करें जो अभी तक मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद फिर इसको समझते हैं। ओके, अब देखो, अच्छा जी, आपने वो पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो आपको याद होगा कि हम एक ट्रिक बताए थे, एम नीचे लिखे थे एस, यहाँ लिखे थे G1, फिर यहाँ लिखे थे G2, क्लॉकवाइज एरो, याद आया? तब G1 के बाद आता है M, गलत लिख दिया, सॉरी, उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया, M S ऊपर लिखा G1, यहाँ लिखा G2, अब लगाओ क्लॉकवाइज एरो, ठीक है। तो देखो, यानी M के बाद आता है G1, G1 के बाद आता है S, S के बाद G2 और फिर M। तो आप यहाँ देख रहे हो, देखो कौन कौन सा फेज आपको नजर आ रहा है, G1 नजर आ रहा होगा, ये देखो G1 नजर आ रहा है, और यहाँ पर G2 आ रहा है, यहाँ देखो G1 नजर आ रहा है और यहाँ पर G2 नजर आ रहा है, मतलब जब G1 से G2 की तरफ आप जाएंगे तो बीच में आप S को पाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर पहले G1 से जाएंगे तो S आएगा, फिर G2 आएगा, और फिर शुरू होता है M, तो M मतलब मियोसिस 1 मियोसिस 2, इस तरह से, बात समझ में आ रही है? ये सीक्वेंस दिया है सेल साइकिल से, यहाँ सेल साइकिल को कनेक्ट किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर S को तो उड़ा दिया है, ठीक है, अब आप याद रखें कि S में सब कुछ क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है, S में यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो तो डबल हो गया है, तो डबल हो गया, हम यहाँ लिख दे रहे हैं डबल हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो G1 का दिया है, दिस इज G1, ठीक है, दिस इज G1 एंड व्हाट इज दिस इज G2, ठीक है, ये है G2, ओके। तो देखो G2 और G1 के बीच में यहाँ पर डबलिंग हो गई है अमाउंट की, ठीक है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो गया है। आप देख सकते हैं, देखो ये देखो, पहले ये एक था ना, पहले ये देखो एक था पूरा, तो अब कैसा हो गया, अब देखो एक दो, पहले ये एक था, अब क्या हो गया, दो हो गया, ठीक है, पहले ये पूरा मिलाकर एक था, अब क्या हो गया, दो हो गया, समझ में आ रहा है? फिर से देखो, तो देखो और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो मान लो ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, अब देखो दिख रहा है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, सिंगल क्रोमेटिड का है, ठीक है, एक ही क्रोमेटिड है इसके पास, तो ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम है, मैं इसको ऐसे बना दिया, शायद समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम है एक, और ये दूसरा वाला है, तो देखो अब ये जो ये वाला था, ये वाला, अब इसको डबल कर दो, जब इसको डबल कर दोगे तो ये ऐसा हो गया ना, आया समझ में? ठीक है, और ये देखो इस वाले को, सेकंड वाले को, लाल वाले को, देखो ये पहले सिंगल था, अब ये कैसा हो गया, ये भी तो डबल हो गया है ना, डबल कर दिए, ऐसे देखो इसको भी करो डबल, दिख रहा है, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, ओके। तो एस फेज में आपको याद होगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, वही यहाँ पर हुआ है, वही इस डायग्राम का मतलब, ठीक। अच्छा, इसके बाद देखिए मियोसिस 1 यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला देखो, मियोसिस 1 एनाफेज, मियोसिस 2 एनाफेज, देखो एनाफेज यहाँ क्यों लिखा है, तो एनसीईआरटी चाहती है कि आप पहले सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ के ही इस चैप्टर को छुएं, ठीक है, तो आपने तो पढ़ रखा है ऑलरेडी, पढ़ाया था मैंने, तो वहां पर एनाफेज में, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक्चुअली एनाफेज 1 की, मियोसिस 1 ऐसे ना लिखकर हम डायरेक्ट लिखेंगे एनाफेज 1, और ये किसकी बात हो रही है, एनाफेज सेकंड की या एनाफेज 2 की, ठीक है। तो एनाफेज 1 के अंदर में क्या हो रहा है ये देखिए, तो एनाफेज 1 के अंदर में आपको बाइवेलेंट नजर आ रहा है, देखो यहाँ से, अब देखो एक सेंट्रियोल ऊपर लगा होगा ऐसे यहाँ पर, और एक यहाँ इस तरफ लगा होगा, ठीक है, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, है ना, सेपरेशन होगा, तो ये होता है सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना, सेपरेशन ऑफ
सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, HC लिख रहे हैं, सब सेल साइकिल में पढ़ा है, ठीक है। अब सेपरेट कर दो, देखो ये यहाँ से अलग अलग कट जाएगा, अलग अलग कर दो, ये गया ऊपर, ये गया नीचे, तो देखो ये वाला है, ठीक है। ये देखो एक पीला और एक रेड, एक येलो और एक रेड, येलो और रेड, ऊपर चला गया, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, अभी इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को, अभी इस चीज को भूल जाओ, समझ में आ रहा है? बहुत मतलब कंसेप्चुअल चीज है ये। देखो अलग अलग कर दिया हमने, ऊपर ऊपर कर दिया इसको, और इस वाले को देखिए, रुकिए एक मिनट, कलर चेंज कर ले। अब देखो इस वाले को यहां से लेकर यहां तक जो है, इस वाले को हम इधर दिखा रहे हैं, इसको नीचे खींच दिया गया। अब इसको आप, ये जो यहाँ पे बना हुआ है स्पिंडल, इसको हटाइए, अब देखिए सेपरेट हो गया, ठीक है। काफी इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखते रहे, समझ में आएगा। देखो सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया। जो बाइवेलेंट था, बाइवेलेंट किसको बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम को, ठीक है। सेल साइकिल पढ़ो पहले। तो ये देखो ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे हो गया सेपरेशन कंप्लीट। ये होता है एनाफेज 2 की। एनाफेज 2 में क्या होगा? अब देखो एनाफेज 1 में ऐसा हो चुका है, अब एनाफेज 2 में क्या होगा? अब देखो यहाँ से सेपरेशन होगा, तो ये जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, समझ में आ रहा है बात? तो अगले स्टेप में देखो ये ऊपर चला गया, तो ये वाला है, ये जो नीचे चला गया वो ये वाला है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ से भी सेपरेट करना है, ये देखो, तो ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। तो इससे जो तुम्हारे पास गैमेट्स बनेंगे वो ये सारे बनेंगे। इनके क्रोमोसोम नंबर भी कुछ होता है, प्लॉइडी होता है कुछ, तो प्लॉइडी भी हम लिख देते हैं आपके लिए। देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पर आपके पास जो प्लॉइडी है वो है 2n, ठीक है। मियोसिस 1 हुआ, सेपरेशन जब हुआ, अब सेपरेशन होता है तो ये बन गया n, n ये है मियोसिस 1, रिडक्शनल डिवीजन। और उसके बाद इक्वेशनल डिवीजन होता है बराबर बराबर, तो ये भी n, ये भी n। ये तो सेल साइकिल में आपने पढ़ा है ना, वही वाला मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो आपको यहाँ पर जर्म सेल्स मिल गए। एक्चुअली जर्म सेल्स आर नथिंग बट गैमेट्स, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या करेगी, फिगर 5.8, मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन। जर्म सेल मतलब कि कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस की वजह से गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन अ सेल विद 4 क्रोमोसोम्स, 4 क्रोमोसोम्स हैं। कैन यू सी हाउ क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल्स आर फॉर्म? क्या आप देख सकते हैं कि जब जर्म सेल्स या गैमेट्स बनते हैं तो किस प्रकार से ये जो क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं ये सेपरेट होते हैं? इसका मतलब ये है कि गैमेट्स को बनाने के लिए क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना पड़ता है, गैमेट्स को बनाने के लिए क्रोमोसोम्स को सेपरेट होना पड़ता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। और यही सारी चीज देख करके उस जमाने के साइंटिस्ट ने अच्छा ये पाया कि अच्छा ठीक है, मतलब गैमेट्स जैसे बन रहे हैं तो क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं, ये ठीक वैसा ही बिहेवियर है जैसा मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया था कि फैक्टर जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद कीजिए, याद आया? तो इस चीज से साइंटिस्ट लोगों को समझ में आया कि जिस प्रकार से क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनाने के लिए जिस प्रकार से क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, वैसा ही मेंडल साहब ने भी बताया था कि जीन्स या अलील सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे सेपरेट करते हैं ये देखो, यहाँ करते हैं ना सेपरेट, ये देखो गैमेट बनाते हैं ना, याद आ रहा है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये गैमेट है ना, अलील्स या गैमेट। गैमेट बनाने के लिए क्रोमोसोम्स सेपरेट कर रहे हैं इधर, और ऐसे यहाँ पर गैमेट बनाने के लिए यहाँ पे जीन सेपरेट कर रहे हैं। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, दोनों का नेचर एक जैसा है, ठीक है। यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत फील आ गया कि है क्या चीज ये, है ना? चलो और आगे बढ़ते हैं, एक बार उसको देख लो अच्छे से, उसको ढंग से लिखना। अगर ये चीज में थोड़ा सा डाउट हो रहा हो तो वापस पीछे जाओ, जब भी हम टॉपिक स्टार्ट किए थे बिल्कुल फ्रेश दोबारा से देखो इस चीज को, इस टॉपिक को, और फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, समझ में आएगा, काफी डिटेल बताएं। आगे देखिए, इसके बाद बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ स्पेस था थोड़ा सा, ओके। तो अब ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल को समझाने के लिए, इस टेबल को समझाने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये भी टफ है। आइए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखो तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर्टन
and Boveri. Sutton and Boveri used the movement of use the movement of chromosomes during during cell division. Movement of chromosomes during cell division, मतलब एक्चुअली सेल डिवीजन किसकी बात हो रही है? मियोसिस 1 एंड 2, है ना? मियोसिस 1 फर्स्ट एंड सेकंड एंड 2. To explain Mendel's laws. ठीक है? Mendel's laws. Sorry. And thus they proposed the chromosomal theory of inheritance. Thus they proposed the chromosomal theory of inheritance. ठीक है? अच्छा देखिए, इसमें मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं. मैंने लिख दिया एक तरफ जीन, ठीक है, एक तरफ लिख दिया जीन और एक तरफ लिख दिया क्रोमोसोम, या फिर इस तरफ आप क्रोमोसोम लिख लें, इस तरफ लिख दिया क्रोमोसोम और इस तरफ लिख दिया जीन और एक लाइन खींच दी. ठीक है, थोड़ा डिफरेंस समझते हैं, सिमिलैरिटी समझते हैं. देखो सिमिलैरिटी अधिक है, डिफरेंस कम है. ठीक है, बिहेवियर में इन दोनों के नेचर में सिमिलैरिटी समानताएं अधिक है और डिफरेंस है कम. जी, अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं, समानताएं एक बार देख लिया जाए. देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे अकर इन पेयर. क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, सही बात है. देखो क्रोमोसोम्स जैसे कि ये एक हो गया. ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पेयर बना लें, ऐसे बना सकते हैं. ये पेयर ही हुआ, है ना? ये पेयर हुआ, एक तरह का पेयर मैंने जोड़ा. और जीन्स भी जो होते हैं ये भी अलील्स के पेयर में होते हैं, अकर इन पेयर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक, अच्छा, ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स सेपरेट या सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर. जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. आपने पीछे देखा ना अभी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, ये देखिए आपको दोबारा दिखाते हैं क्रोमोसोम्स. ये देखो यहाँ पर क्रोमोसोम जो सेपरेट कर रही है, देखो यहाँ पे व्हाइट, ये देखो ये जो क्रोमोसोम वाला है, कोई भी क्रोमोसोम देख सकते हो, देखो सेपरेट कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है ना. तो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. ऐसे ही जीन्स का भी सेपरेशन होता है ना? देखो यहाँ पे इस तरफ जीन्स का सेपरेशन हो रहा है, अलील्स बन रहे हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. तो दोनों का सेपरेशन होता है ना? तो दोनों में एक समानता ये भी है, इसको भी लिख लिया जाए. आइए, क्रोमोसोम सेग्रीगेट ईच फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. चलिए ठीक, ऐसे ही आप यहाँ क्या लिखेंगे जीन के बारे में? अलील्स ऑफ जीन. ठीक है, जीन्स के अंदर जो अलील्स हैं, अलील्स ऑफ अ जीन, अलील्स ऑफ अ जीन segregate during गैमेट फॉर्मेशन. माने गैमेट फॉर्मेशन दोनों में हम लोग देख रहे हैं. गैमेट फॉर्मेशन एक ऐसी घटना है जिसके दौरान आप देख सकते हैं कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो आप देख सकते हैं कि अलील्स ऑफ ए जीन भी सेपरेट होते हैं और क्रोमोसोम्स जो भी आपस में सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं. ठीक है, तो ये समानता हो गई. तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों समानताएं ही. तीसरा पॉइंट लिखने वाला हूं मैं. देखो देखो इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट. ये लाइन थोड़ा सी टफ है और बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं जानते, तो ध्यान समझना इसको. इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली
मतलब जो पेयर्स का सेपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ब्रैकेट में एक सिंपल लाइन याद रखेंगे, जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो ब्रैकेट में आप याद रखिए कि all pairs of chromosomes, all pairs of chromosomes, so ऐसा कर लो, always show independent assortment। शायद आपको याद हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, है ना। तो जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, वो लोग सेपरेट करेंगे और सेपरेट करके नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये हमेशा होता है क्रोमोसोम्स के टर्म्स में। क्रोमोसोम्स हमेशा इंडिपेंडेंटली सेपरेट करते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, और इंडिपेंडेंट सेपरेट करने के बाद वो लोग एक नया पेयर बनाते हैं, ठीक है, नया नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक। ऐसा हमेशा होता है, लेकिन जीन्स के केस में ऐसा हमेशा नहीं होता, होता होगा लेकिन हमेशा ऐसा हो, ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे फर्स्ट कि वन पेयर, देखो यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट पेयर्स, ये देखिए इंडिपेंडेंट पेयर्स, यहाँ क्या लिखा मैंने, वन पेयर सेग्रीगेट, वन पेयर सेग्रीगेट independently of the other, independ sorry independently of the other। एक पेयर जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, ठीक है, ऑफ द अदर पेयर। ये एक्चुअली कुछ नहीं है बट क्या है, ये थर्ड लॉ है मेंडल का, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, लेकिन बट अब देखो डिफरेंस मैंने यहाँ पे, बट बट मे और मे और मे नॉट, मे और मे नॉट शो, मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट, मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जो जीन्स होंगे उसमें सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, या हो सकता है कि हमेशा सेग्रीगेशन ना हो, ठीक है, और अगर हुआ भी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, नया कॉम्बिनेशन हमेशा बने ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कब होता है, आप याद रख सकते हैं, ड्यूरिंग लिंकेज, लिंकेज के दौरान कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सेपरेट ही नहीं होते, साथ में रह जाते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे लिंकेज क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लिंकेज के दौरान जीन्स का सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ इस वाले केस में, मतलब क्रोमोसोम वाले केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा होगा, ठीक है, ऑलवेज होगा, ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये अंतर है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसमें लिखा है कि मे और मे नॉट, मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है कि नहीं होता है, ये मतलब सेपरेट नहीं होते हैं ड्यूरिंग लिंकेज, सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है, ड्यूरिंग लिंकेज सेपरेशन सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। इसका भी कारण है, तो आप लिंकेज पढ़ोगे जब आने वाली क्लासेस में तो क्लियर होगा कि लिंकेज के दौरान सेपरेशन क्यों नहीं होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये फर्क हो गया क्रोमोसोम और जीन्स का। पहले इसको आप नोट करिए, फिर अब मैं एनसीईआरटी का टेबल दिखा रहा हूँ, आप खुद आंसर करिए, ठीक है। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़िए। ये देखिए कंपैरिजन, आइए कंपैरिजन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल दिया है कि ये ए है और ये बी है। अब कौन सा ए है कौन सा बी है, मतलब क्रोमोसोम कौन सा है और जीन कौन सा, उसके बारे में पूछा है। यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा है कि कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट्स द जीन। क्रोमोसोम कौन सा है और जीन कौन सा है, आप खुद बताओ, ठीक है। हाउ डिड यू डिसाइड, कैसे आपने समझा। फर्स्ट देखो अकर इन पेयर, तो हमने क्या लिखा पीछे, अकर इन पेयर तो दोनों होता है ना। इसको देख के मैं नहीं बोल सकता है कौन सा क्रोमोसोम कौन सा जीन है, दोनों होता है ना। ये देखो अकर इन पेयर, अकर इन पेयर, दोनों अकर इन पेयर है। सेकंड देखो इसमें सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन यहाँ भी होता है और जीन्स में भी सेग्रीगेशन होता है। सेकंड पॉइंट देखिए
सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेशन उससे भी ऐसे या फिर सेपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, सच दैट वही वाला एक ही बात है, ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड, मतलब कि अगर मैं एक जीन के टर्म से बात करूं, मान लो मैं यहाँ जीन बनाऊंगा, इससे मैं लिखूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन होगा, ये पेयर में है, ये पेयर दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, देखिए एक मिनट, ये देखिए अकर इन पेयर, ये देखो ऐसा लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी सेपरेट कर रहे हैं, कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, ठीक है। और इससे एक गैमेट बन गया फर्स्ट गैमेट, और इससे क्या बन गया सेकेंड गैमेट, ठीक है। दो गैमेट्स बन गए। अब इस लाइन को पढ़िए, इसको पढ़िए, सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन, सेग्रीगेशन हो गया, इसका सेपरेशन हो गया, एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, उसमें से दोनों में, दो में से, देखो दो है ना ये, दो में से एक, कोई एक इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, तो इन दोनों में से कोई एक से एक गैमेट बनेगा, और कोई दूसरे वाले से दूसरा गैमेट बनेगा, बस समझ में आई। तो कैपिटल टी स्मॉल टी से एक, कैपिटल टी से एक गैमेट बना, स्मॉल टी से दूसरा गैमेट बना, ठीक है। एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट देखो लास्ट, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट पेयर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अनदर पेयर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब एक पेयर के टर्म से बात हो रही है। और इसमें क्या है इंडिपेंडेंट पेयर्स, जब मैं इंडिपेंडेंट पेयर्स की बात यहाँ पर कर रहा था, इंडिपेंडेंट पेयर्स यहाँ पर है ना, इंडिपेंडेंट पेयर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट पेयर्स जो होते हैं सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब कि इसमें ऑलवेज हमेशा इंडिपेंडेंट पेयर्स हमेशा कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। चीजों को थोड़ा सिंपल किया जाए, देखो जब यहाँ पर कह रहा है, रुको, जब यहाँ कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर्स, जब यहाँ कह रहा है इंडिपेंडेंट पेयर्स, तो आप याद रखिए कि इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब है कि ये क्या शो करेगा, ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट पेयर्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब हमेशा ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जबकि इसमें किसी एक पेयर में सेग्रीगेशन हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पेयर इंडिपेंडेंट नहीं है, या सिंपल आप याद कैसे करेंगे, सिंपल आप याद रखिए कि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसा कि लिंकेज केस में सेपरेशन नहीं होता, ठीक है। मतलब आप सिंपल याद रखिए कि इसमें सेपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसमें, जीन में, तो जीन में सेपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होता है सेपरेशन, जब लिंकेज का केस होता है, वहां पर इंडिपेंडेंट सेपरेशन नहीं हो पाता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, समझ में आ रही है। तो जीन्स वाले केस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं, जबकि इंडिपेंडेंट पेयर जब लिखा रहे, आप ध्यान रखिए इंडिपेंडेंट पेयर जब लिखा रहे तो आप समझ जाइए कि इसमें हमेशा ऑलवेज शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बस इसको ध्यान रखो, तो ये टेबल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पेयर लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, वन पेयर, जब वन पेयर के टर्म से बात हो रही है तो वो सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक, मतलब वो जीन का केस है, लिंकेज का केस है, सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी होता है। इंडिपेंडेंट पेयर्स की जब बात करेगा तो आप समझ जाइए वो क्रोमोसोम की बात कर रहा है, उसमें हमेशा ही सेपरेशन होगा और इंडिपेंडेंटली होगा, और वहां हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा जाएगा। इसको दोबारा सुनो और एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दूं कि याद कैसे रखना है, जहां पर भी इसको मैंने अंडरलाइन यहाँ पर इसको सर्कल कर दिया, देखो इस चीज को, जहां भी लिखा हो इंडिपेंडेंट पेयर समझ जाओ उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा होगा, मतलब वो क्रोमोसोम है। जहां भी लिखा है वन पेयर, ठीक है, वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं कब होगा, लिंकेज केस में, ठीक है। तो सेपरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लिंकेज केस में सेपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये केस हो गया जीन का, जब वन पेयर लिखा है तो जीन, जब इंडिपेंडेंट पेयर लिखा है तो क्रोमोसोम। क्लियर है बात, एक बार इस चीज को दोबारा सुनिए क्योंकि ये बहुत टफ है, ठीक है। और सुनने के बाद आइए टेबल पर ये देखिए, अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट पेयर्स और फिर वन पेयर, तो आपको क्या बताया, जहां पर इंडिपेंडेंट पेयर लिखा है वहां पर हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, यहाँ पर हमेशा
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑलवेज होगा, ऑलवेज। ठीक है, ऐसा कहाँ दिखता है? ऐसा दिखता है क्रोमोसोम में। ठीक है, और जब वन पेयर लिखा है तो हो सकता है सेपरेशन हो और सकता है ना हो, तो ऐसा मे और मे नॉट, मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल कहाँ पे नहीं होता है? लिंकेज में। तो हमने देखा है लिंकेज में ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, हाउ डिड यू डिसाइड, तो हम लोग लिंकेज को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये किसका केस हो गया? ये हो गया जीन वाला केस। ठीक, तो अब आप इसको देख करके पहचान सकते हो कि कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है। तो जहां पर भी इंडिपेंडेंट पेयर लिखा हो आप समझ जाओ वो है क्रोमोसोम, और जहां पर भी वन पेयर लिखा हो आप समझ जाओ वो है जीन। ठीक है, तो ये हो गया इस टेबल के बारे में स्टडी। ठीक, एक बार इसको देख लो फट से, अपनी एनसीईआरटी में लिख लो इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, अच्छा इस पॉसिबिलिटी को समझाना है। ठीक है, इतना है और रुको। ठीक है, तो देखो पॉसिबिलिटी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है वो कैसे होता है। चलिए इसको देख लेते हैं फट से। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के क्रोमोसोम बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखना बस। तो मैं फर्स्ट बना रहा हूँ, मान लो एक ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो एक अपने पास ऑरेंज कलर का क्रोमोसोम है ऐसा। ठीक है, चलो कलर में जानबूझ के बना रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी कलर के हिसाब से दिया हुआ है। मान लो इसके पास यहाँ पर एक येलो कलर का है। ठीक है, येलो कलर का भी है ऐसे, येलो कलर का। ठीक है, ऐसे ही अपने पास एक और क्रोमोसोम है जो कि ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक ग्रीन कलर का भी क्रोमोसोम है ऐसा। ऐसे ही एक अपने पास रेड कलर का क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये कलरफुल क्रोमोसोम्स अपने पास है, और ये सारे स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ऐसे अटैचमेंट दिखाया गया है इस तरह से ऊपर की तरफ, ये सेंट्रियोल से अटैच्ड हो गया या स्पिंडल अपरेटस से अटैच, जो बोलना बोलो, इस तरह से अटैचमेंट करवा के रखा है हमने। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि दिस थिंग इज अ बाइवेलेंट, या से बोलो कि ये होमोलॉगस पेयर है। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ओके, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होमोलॉगस अटैच्ड है इस तरह से, या फिर इसको आप साइड से हटा दिए, ऐसे अटैचमेंट है आपके पास। ठीक है, अब करना क्या है? अब सेपरेशन करना है यार। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से सेपरेशन करना है। अब आप मियोसिस 1 कराएंगे। मियोसिस 1 जब आप कराएंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टेबल बनाया है जिसमें दो पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब इसको कॉपी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो फट से मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। कॉपी का ऑप्शन इसमें है कि नहीं? नहीं है, चलिए कोई नहीं। नहीं, एनीवेज चलिए कोई नहीं। तो इसको एक बार दोबारा से बनाया जाए, फिर इसको फर्स्ट यही बनाया जाए। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस इज मियोसिस 1। ठीक है, एनाफेज 1। चलिए एनाफेज 1 में सेपरेशन कराएंगे। तो एनाफेज 1 में ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे। सेपरेट कर दीजिए, एक को करिए ऊपर, एक को करिए नीचे। अच्छा, यहाँ पर अगर एनसीईआरटी के डायग्राम के टर्म से बात करें ना, तो ऐसा अटैचमेंट नहीं है। एक मिनट को, ऐसे भी सही हो जाएगा, बट क्योंकि मैं एनसीईआरटी के टर्म से समझाना चाह रहा हूँ, तो ये अटैचमेंट एनसीईआरटी में ऐसे नहीं दिया है, कुछ और दिया हुआ है। रुको एक मिनट, देखो अटैचमेंट दिया है रेड और ग्रीन का। अच्छा, ऑरेंज और ग्रीन का। ठीक है, तो मैं ऑरेंज और ग्रीन को अटैच कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो एनसीईआरटी में दिया आपने को वैसे ही समझना है। तो ये और ये ऐसे, सॉरी, ये और ये ऐसे हो गए अटैच। ठीक है, ये हो गए अटैच्ड यहाँ से, और ये हो गए येलो और रेड यहाँ से अटैच्ड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ये मूव करेंगे दाई तरफ, एक बाई तरफ, एक दाई तरफ ऐसे। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे भी करके मूव करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम दाएं बाएं मूव करा रहे हैं। जब मूवमेंट होगा
तो देखो ये इस तरफ सारे के सारे इस तरफ मूव कर जाएंगे और ये इस तरफ मूव कर जाएगा। कैसे मूवमेंट कराएंगे आप? तो आप मूवमेंट करा के देखो इसको ऐसे। देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये चारों इस तरफ हो गए, ठीक है, ये चारों इस तरफ हो गए, ठीक है। तो ये और ये ऐसे अटैच हो गए, और जो दूसरा पार्ट है आप इसको ऐसे अटैच कर दो, और इसको इसको हटा दो इधर, ये सेपरेट हो गया सिंपल, ठीक है, ये सेपरेट हो गया ऐसे। ये और ये इस तरफ हो गया। तो ये देखो इस तरफ मूव कर रहा है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऊपर नीचे भी मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अगले वाले स्टेप में क्या होगा? अब देखो अगले वाले स्टेप में ये यहां से ब्रेक करेगा। देखो ऑरेंज वाला जो ब्रेक कराओगे, मान लो हम इसको ब्रेक कराते हैं, ये देखो जैसे मैं ब्रेक करा रहा हूँ इस चीज को, लाइक इस वाले पार्ट को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से इसको सेपरेट कर लो, वेट, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक, एक दो से ये वाला एक है, ये दूसरा है, ठीक है, ये एक ये दूसरा, समझ में आ रहा है बात? इसे ग्रीन को देखो, ग्रीन वाले को देखो, ये तीसरा ये चौथा, तो ग्रीन को भी आप 3 और 4 ऐसे बना लो इस तरह से समझिए, 3 और 4 सेपरेट करके, तो 4 बन गए ना यहाँ से, इस तरह से ऐसे करना है। ऐसे ही आप यहाँ से बना लीजिए, जैसे ये देखो 1 2 3 4, तो ऐसे येलो को 2 कर लो, सेपरेट करो, येलो को सेपरेट करो 1, येलो को 2, और क्या होगा, और हो जाएगा रेड वाला, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो सेपरेट कर दिए। तो ये क्या बन गया, आपके जर्म सेल्स बन गए। जर्म सेल्स किसको बोलते हैं? गैमेट्स को बोलते हैं। तो 4 गैमेट्स बन गए ना। तो ये क्या हो, ये कौन सा प्रोसेस हुआ? ये हो गया एनाफेज 1, और ये सेपरेशन करने के बाद ये जो बन रहा है ये बन गया एनाफेज 2। समझ में आया? ठीक है, तो यही है मियोसिस 1 का एक डायग्राम ऐसे बनाया है। अब देखो ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो साइड में एक और डायग्राम बनाया हुआ है, उसमें एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो देखो तरीके बहुत सारे हैं बनाने के, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम लोग, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 1। एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को ही समझते हैं, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, जैसे 1 2 3 4 मैं बना रहा हूँ, मतलब रफ में एक तरह से एक ही कलर बना दिया, ठीक है। ये ऐसे जुड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको? एनाफेज 1 होगा, इससे क्या मिलेगा हमको? 1 2, और ये 3 और ये 4, ऐसे बन गया, ठीक है। एनाफेज 2 होगा, एनाफेज जब 2 होगा, देखो इसका सेपरेशन होगा कैसे, ऐसे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो एक मिलेगा ऊपर ये वाला 1, ये 2, 1 2, ठीक है। से हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3 4, ऐसे ही मान लो इसको मान लो 5, ये हो गया 6, यहाँ सेपरेट कर दो, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 7 और 8, यहाँ से सेपरेट कर दो, 7, ये हो गया 8, इस तरह से करना, ठीक है। इस तरह से आपको गैमेट्स मिल जा रहे हैं 8 है ना। तो ये है एक पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, पहले आप इसको समझिए, और चाहे तो एक बना लीजिए, अलग अलग कलर यूज करते, इसको बनाया या इसको बनाया, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पॉज कर लो, देख लो एक बार, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ये देखो एनसीईआरटी का एक मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, समझना ध्यान से। देखो, one long orange and short green chromosomes and long yellow and short red chromosomes at the same pole। one long orange कौन सा है? ये वाला, ठीक है। short green ये वाला, ठीक है, ऑरेंज हो गया, शॉर्ट ग्रीन हो गया, एंड लॉन्ग येलो ये हो गया, और शॉर्ट रेड ये हो गया, ठीक है। इस तरह से अटैच्ड है सेम पोल पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेंट्रियोल लगा हुआ है, ऐसे ये सेंट्रियोल है। तो ये इसको ऐसे खींचेगा और ये इसको ऐसे खींचेगा, सही है। जब इसको ऐसे खींच दिया, तो देखो ये देखो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा ना, ये 20 से अलग अलग हो जाएगा। तो देखो 20 से अलग अलग हो गया,
तो ये वाला पार्ट इधर मूव कर गया और ये वाला पार्ट इधर मूव कर गया। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अब देखो ये हुआ मियोसिस 1, अब मियोसिस 2 होगा। अब ये बीच से टूटेगा ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इधर मूव किया, ये देखो, ठीक, और ये पार्ट इधर मूव किया, ठीक। ऐसे ही ये बीच से टूट जाएगा। तो ये वाला पार्ट ये हो गया और ये वाला पार्ट ये हो गया। इस तरह से आपको यहाँ देखो एक क्रोमोसोम ये मिल गया, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 जर्म सेल्स मिल गए, ठीक है। अगर हम टर्म से बात करें क्रोमोसोम्स की, तो ये देखो क्रोमोसोम यहाँ पर था आपके पास, 2 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। उससे आपको इस तरह के गैमेट्स मिल जा रहे हैं, 8 पार्ट्स में आप उसको तोड़ ले रहे हो। ऐसे ही पॉसिबिलिटी 2 देखो अब। तो पॉसिबिलिटी 2 को थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, 1 लॉन्ग ऑरेंज। अब देखो पहले वाले केस में यहाँ पर ऑरेंज था, यहाँ भी ऑरेंज। पहले वाले केस में यहाँ पर ग्रीन था, जबकि इधर क्या आ गया, रेड। ये आ गया फर्क। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मान लो हम इसको नाम दे रहे हैं, मान लो हम इसको बोले ए, इसको बोले बी, इसको बोले सी, इसको बोले डी। अब समझना मेरी बात, हम बोले कि ए और सी एक तरफ है, ठीक है, बी और डी दूसरी तरफ है। एक पॉसिबिलिटी ये है जहां पर ए और सी एक टीम बनाए हैं और बी और डी एक टीम बनाए, ठीक है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें ये है ए, ये कौन सा है ए, ये है ऑरेंज वाला, ठीक है, और येलो वाला कौन है, बी। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला ये सी है ना, कौन है, ग्रीन जो था वो सी उसका नाम दिए थे। तो यहाँ पर ग्रीन कहाँ पर है, ग्रीन तो यहाँ है, तो सी इस तरफ है, और जो रेड है उसको हम क्या बोलेंगे, डी, तो डी इस तरफ। तो सेकंड पॉसिबिलिटी में ए और डी ने एक टीम बनाया है, समझ में आ रही है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। और बी और सी ने दूसरा टीम बनाया है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात है कि क्रोमोसोम्स किसके किसके साथ अटैच्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि ए और सी वाला क्रोमोसोम एक साथ हो, ठीक है, एक तरफ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो कि ए और डी, पॉसिबिलिटी 2 में देखिए ए और डी एक साथ जा रहे हैं। तो ये रैंडम होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। और हो सकता है कि ए और सी एक साथ सेपरेट करें, और हो सकता है ए और डी सेपरेट करें। अगर ए और सी सेपरेट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के जर्म सेल्स का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। और अगर ए और डी एक साथ सेपरेट करते हैं इस तरह से, तो हमको देखो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए के साथ डी है ना, मतलब ऑरेंज के साथ क्या मिल रहा है, रेड मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिला था, ऑरेंज के साथ ग्रीन मिला था। फर्क समझ में आ रहा है? तो यही होता है सेपरेशन। और इस सेपरेशन से क्या होता है, इट कॉजेज वेरिएशन, इट कॉजेज वेरिएशन, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन का कारण है वो है अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स किसके साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ सेपरेट हो रहे हैं, कौन सा अरेंजमेंट या कौन सा असॉर्टमेंट हो रहा है। ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली होता है, और ये किसी किसी कंट्रोल में नहीं होता, अपने आप ये रैंडम होता है। इसी वजह से सारे के सारे सिबलिंग्स, सारे के सारे भाई बहन कजिन्स एक जैसे नहीं दिखते, कुछ कुछ अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। बात समझ में आ रही है? वही यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। हाँ, अगर थोड़ा समझ नहीं आया तो दोबारा से देखो, उसके बाद भी ना आए तो फिर पूछो, लेकिन ध्यान से देखो, यही नहीं कि दिमाग दिमाग कहीं और लगा हुआ है तो हम यहाँ लेक्चर देख रहे हो, समझ नहीं आएगा फिर, क्योंकि मेरा मुंह तो यहाँ दिख नहीं रहा है ना। क्लास में करना उसमें थोड़ा फर्क तो है, बट ध्यान से सुनोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद ओके, अब यहाँ पर एक एक पेज अपने पास छूट गया है। तो यहाँ पे हम कुछ 2 पॉइंट लिख लेंगे कि सटन और बॉबर ने किया क्या। तो आओ लिखते हैं, खत्म करते हैं इसको। आइए, सटन और बॉबर ने बोला कि ये जो सेपरेशन हो रहा है, आइए लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सटन एंड बॉवेरी, the pairing and segregation, या separation भी ले सकते हो, segregation, pairing and separation एक ही बात है, separation या segregation of a pair of chromosome causes separation
of a pair of factors या genes, ठीक है, genes present on chromosome। देखो अब थोड़ा समझना, सटन और बॉबरे ने क्या बोला, सटन और बॉबरे ने बोला कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो रहे हैं, जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो उनके अंदर जो जीन मौजूद है वो भी सेपरेट हो रहा है, क्योंकि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, सिंस क्योंकि जीन्स बिकॉज जीन्स आर प्रेजेंट ऑन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो जीन्स भी सेपरेट होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये सटन बॉबरे ने बताया। तो इसी चीज को सटन एंड बॉबरे ने नाम दिया, फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 10 इस प्रकार से सटन एंड बॉबरी, इंसर्ट है सटन लिखा होगा वैसे, द सटन बॉबरी यूनाइटेड, यूनाइटेड मैंने जोड़ दिया, ठीक है, यूनाइटेड द द कॉन्सेप्ट ऑफ, यूनाइटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ segregation of chromosomes, segregation of chromosomes with the concept of segregation of factors given by Mendel, given by Mendel। मेंडल के जो फैक्टर्स या जीन्स थे उनके साथ क्रोमोसोम्स का जो कंसेप्ट है सेग्रीगेशन, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, जैसे क्रोमोसोम का सेपरेशन हो रहा है वैसे ही मेंडल का भी सेपरेशन हो रहा था वहां पे, है ना, तो दोनों को जोड़ दिया मेंडल, ठीक है, बाय मेंडल, ब्रैकेट में लिख लेंगे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट या मेंडेलियन लॉज, मेंडेलियन लॉज को जोड़ दिया इसके साथ, एंड इंट्रोड्यूस्ड, और इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ chromosomal theory of inheritance, ठीक है। तो यहाँ से जन्म होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। तो ये था काफी डिटेल में कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, एक टॉपिक और है उसको करते हैं, फिर एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं फटफट और खत्म करते हैं ऐसे क्लास। आइए नेक्स्ट है कि मॉर्गन कौन है और उन्होंने ड्रोसोफिला को चूज क्यों किया, ठीक है। तो होता ये है कि जब ये सारे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मार्केट में आ गया था उस वक्त एक थॉमस हंट मॉर्गन नाम के एक साइंटिस्ट थे, और उनके साथ ही कुछ उनके और भी कुछ साइंटिस्ट और भी थे। इन लोगों ने मिलकर एक नया मॉडर्न जेनेटिक्स का ब्रांच निकाला, जिसमें उन्होंने ड्रोसोफिला नाम के एक फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मतलब साइंटिफिक नेम है उसका, और फ्रूट फ्लाई कॉमन नेम है, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है छोटा सा, जो नॉर्मली फल के ऊपर या देखोगे सब्जियों के ऊपर उड़ता रहता है, उसको भोजपुरी भाषा में भुनगा कहते हैं, ठीक है। छोटा छोटा होता है फलों के ऊपर, ऑरेंज के ऊपर, केले के ऊपर, इस तरह से एप्पल के ऊपर उड़ता रहता है, छोटा छोटा होता है, बाथरूम में मिल सकता है, बहुत ही छोटा सा होता है, ठीक है। मक्खी का हाफ से भी छोटा होता है, मक्खी के हाथ नहीं, हाफ मतलब आधे साइज से भी छोटा होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ डायग्राम में एक फोटो मिलेगा आपको ड्रोसोफिला का। तो मेंडल ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और क्यों किया, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे टीएच मॉर्गन या थॉमस हंट, थॉमस हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। वर्कड ऑन, वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला को आप ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो मैं पूरा नाम लिख दूं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, मेलानो गैस्टर,
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका पूरा नाम, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने एक नया ब्रांच निकाला एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू ब्रांच कॉल्ड मॉडर्न जेनेटिक्स। तो इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। Thus he is also called father of, ये भी लिख लो, thus he is also called father of, जनक या पिता, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल है, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो फादर मॉडर्न मॉडर्न जेनेटिक्स है टीएच मॉर्गन, ठीक है। चलिए, तो अब तुमने चूज क्यों किया? तो ही चूज ड्रोसोफिला बिकॉज, कारण क्या था? जैसे पी प्लांट को मेंडल ने चूज किया था, आपने कारण पढ़े थे उसके, है ना। तो इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, तो पहला कारण शॉर्ट लाइफ स्पैन। जैसे पी प्लांट का भी शॉर्ट लाइफ स्पैन था, छोटा लाइफ स्पैन होगा तो ज्यादा से ज्यादा जनरेशन ऑफ ड्रोसोफिला को स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन कितना हो सकता है, से तो पूछता नहीं, बट हाँ एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको याद तो करना पड़ेगा। तो लगभग 2 हफ्ते के आसपास, ठीक है, 2 वीक्स। सेकेंड पॉइंट आपको याद करना होगा कि इनको हम आराम से लैब में ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी ग्रोन, दे कैन बी ग्रोन easily, they can be grown easily in या on सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। जैसे एगर एगर जो हो गया है ना, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मतलब जहाँ पे इसको खाना देते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे एगरोज, ठीक है, या एग्जाम्पल एगर एगर, या अगार बोलना, अगार बोल लो, अगार अगार, ठीक है। इन द लैब, लैबोरेटरी या लैब, ठीक है। और और क्या हो सकता है? इसके अलावा ये बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, और दोनों के बीच आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो ये ले सकते हैं कि मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड या डिफरेंशिएटेड, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, अंतर समझ में आ सकता है क्लियरली, डिस्टिंग्विश्ड इजिली, ठीक है। डिस्टिंग्विश आराम से कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। फीमेल थोड़ी बड़ी होती है, ये भी आप लिख लो कि फीमेल इज लार्जर, फीमेल इज लार्जर देन मेल, ठीक है। और क्या है कि सिंगल मेटिंग, एक बार अगर ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सिंगल मेटिंग करते हैं, कैन प्रोड्यूस, सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या एग्स, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। ऑफस्प्रिंग लिखा है, थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब हो रहा है, रुको, ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ये कारण थे जिसकी वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया। इसके अलावा इसमें कुछ वेरिएशंस उन्होंने स्टडी किए थे जिसको वो अपने सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर पा रहे थे। तो ये भी लिख लेंगे कि वेरिएशंस were easily observable, were easily observable with low power, with even low power, with even, यहाँ तक कि लो पावर के माइक्रोस्कोप से भी काम चल जा रहा था। वेरिएशंस नजर आ रहे थे। वेरिएशंस क्या क्या होते हैं? आई का कलर, विंग का शेप, विंग क्या किस प्रकार का विंग है पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। विद इवन लो पावर माइक्रोस्कोप, ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। तो इसलिए इन कारणों की वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया।
ठीक है, चलिए इसको भी कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। ओके, तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसके ऊपर एक एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे फटाफट और आज का क्लास करेंगे समाप्त। देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। ये याद रखना आपको। फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। जैसे कि पहला कारण, फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट एज इट इज नाउ। आज के जमाने में जो कम्युनिकेशन का तरीका है, टेलीफोन, इंटरनेट, सब कुछ है, उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए his work could not be widely publicized. उनके जो काम थे वो पूरे दुनिया में नहीं फैल पाए। Secondly, his concept of genes or factors as stable and discrete units that control the expression of traits uh, and of the pair of alleles which do not blend with each other was not accepted by contemporary as an explanation for apparently continuous variation. तो सिंपल सा मतलब ये है इसका कि मेंडल ने बोला कि ये ब्लेंड फैक्टर ब्लेंड नहीं होते, ठीक है, बट उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, उनके समय के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि अगर ब्लेंड नहीं होते हैं तो वेरिएशंस कैसे आते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है, इतना जो कॉम्प्लेक्स लिखा है इसका मतलब ये है कि जो मेंडल ने जीन्स या फैक्टर के बारे में बताया और फैक्टर जो है वो ब्लेंड नहीं होते हैं, तो उन्होंने बोला कि फैक्टर्स ब्लेंड नहीं होते, ठीक। और उस जमाने के साइंटिस्ट ने कहा कि अगर ब्लेंड नहीं होते हैं तो ये बताइए कि अगर ब्लेंड नहीं होते हैं तो नए नए टाइप के कैरेक्टर्स कैसे आते हैं। अगर मिक्सिंग नहीं होती है तो वेरिएशंस कैसे आते हैं। अगर मिक्सिंग नहीं हो रही होती तो हमको जो पेरेंटल कैरेक्टर्स थे वही बच्चों में भी दिखने चाहिए थे, बट आप तो कह रहे हैं कि मिक्सिंग नहीं होती है। तो फिर बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स से अलग क्यों दिखते हैं, या आपस में भी बच्चे अलग अलग क्यों दिखते हैं, भाई बहन अलग अलग क्यों दिखते हैं, मतलब कि ब्लेंडिंग होती है। आप गलत कह रहे हैं, ऐसा उस जमाने के साइंटिस्ट ने मेंडल को कहा। ठीक है, मेंडल ने कहा नहीं, ब्लेंडिंग नहीं होती है। तो जब उन्होंने कहा कि अगर ब्लेंडिंग नहीं होती है तो बताइए ये वेरिएशन कैसे आया, तो मेंडल के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए उस जमाने के साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को नहीं माना। ठीक है, thirdly देखिए नेक्स्ट, thirdly Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new। नया एक तरीका था और अनएक्सेप्टेबल था। ठीक है, उस जमाने के जो साइंटिस्ट थे, रूढ़िवादी थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि मैथमेटिक्स का उपयोग हम लोग यहाँ पर बायो में करें। ठीक है, तो मैथमेटिक्स को हम यूज नहीं कर सकते। उस समय के बायोलॉजिस्ट इससे खफा हो गए कि नहीं, हम बायोलॉजी में मैथ्स को नहीं घुसाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही वियर्ड रीजन, बहुत बेकार रीजन था। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखिए। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। उन्होंने फैक्टर्स के बारे में बताया तो सही कि हाँ फैक्टर्स होते हैं, बट वो कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में कोई फिजिकल प्रूफ उसको दिखा नहीं पाया मेंडल। और इसलिए मेंडल के काम को किसी ने भाव नहीं दिया। ठीक है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो दिखा नहीं पाए। ठीक है, और से व्हाट आर दे, और किस चीज से बने भी नहीं बता पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर। इन 1900, उसके बाद ये क्या होता है, 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, डीवीज, कोरेंस एंड वॉन शर्माक, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इन्होंने तीनों ने अपना अपना डिस्कवरी किया और मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर कर दिया। ठीक है, also by this time due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। उस वक्त माइक्रोस्कोपी भी नए जमाने की माइक्रोस्कोपी हो रही थी और उसमें एडवांसमेंट हो रहे थे, तो इससे सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स काफी क्लियरली नजर आ रहे थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्लियरली देखा कि क्रोमोसोम्स बोल के कुछ होता है और वो क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, दिस लेड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू बी डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। जो स्ट्रक्चर से एक्चुअली क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, क्रोमा माने कलर, जोमा माने बॉडी, क्रोमोसोम्स। ठीक है, और कलर करके देख रहे थे इसको, मतलब कि हम लोग उस पर स्टेन करते थे, स्टेनिंग करते थे, तभी वो नजर आता था और कलरफुल नजर आता था, इसलिए इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम। क्रोमा माने कलर। ठीक है, और वो डबल होता था, जैसे कि आपने देखा है कि एस फेज में वो डबल हो रहा है, फिर वो डिवाइड हो रहा है ना। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है कि उस वक्त क्रोमोसोम के ऊपर डिस्कवरी हुई थी और पाया गया कि क्रोमोसोम्स बोले कुछ होता है। ठीक है, और सेपरेट होता है, डबल होता है। उसके बाद देखिए बाय 1902, ये तो 1900 की बात है, फिर 1902 तक क्या हो गया, क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। तो उस वक्त समझ में आ चुका था कि क्रोमोसोम्स मूव करते हैं मियोसिस में, सेपरेशन होता है उनका। ठीक है, और वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी, देखो पूरा नाम यहाँ, वॉल्टर सटन और थियोडर बॉवरी, इन्होंने देखा कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है, नेचर है, वो जीन्स के नेचर से मिलता जुलता है। ठीक है, और
इस तरह से उन्होंने, इन दोनों ने, वॉल्टर सटन और बॉबरी ने मिलकर के बताया कि क्रोमोसोम का मूवमेंट देखकर हम मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्रोमोसोम मूव करके सेपरेट हो रहा है, वैसे मेंडल ने भी कहा था कि फैक्टर सेपरेट होते हैं। जैसे क्रोमोसोम पेयर में है, वैसे मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स भी पेयर में होते हैं। ठीक है, वही चीज, तो वही चीज दोनों ने मिला जुला कर दोनों को यूनाइट कर दिया, और मेंडल की थ्योरी और ये क्रोमोसोमल थ्योरी दोनों को मिलाकर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बना दिया। ठीक है, रिकॉल, याद करो दैट यू हैव स्टडीड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। आपने क्लास 11 में पढ़ा है ना, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 पढ़ा है, तो वही सब लिखा है। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर। क्रोमोसोम और जीन दोनों ही पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। द टू अलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको पता होगा क्या होता है ना, जैसे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। एक क्रोमोसोम यहाँ पर हो गया मान लो ऐसे, और दूसरा वाला हो गया, होमोलॉगस पेयर में होता है। ठीक है, ये तो सेल डिवीजन आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए, अब ये तो हमने अभी भी पढ़ा क्लास में ही, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम लिया था। बीच में यहाँ पे एस आएगा है ना, G1 के बाद एस, फिर G2, यहाँ डबल हो रहा होगा चीज, सब कुछ डबल हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ डबलिंग कर दो आप। देखो ये एक है, एक से क्या हो गया, दो, डबल हो गया। ये मान लो इसका इसका नाम बोला ए, ये क्या हो गया, A1, ये हो गया A2, डबल हो गया ना, सब कुछ डबल हो गया। फिर मियोसिस 1 में देखो सेपरेशन कराओ, ये सब पीछे हम पढ़ा दिए, वही सब है। आगे बढ़िए। फिर देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा, भी पढ़ा दिया कि कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा जीन है। तो आपको पता है कि ये वाला, जहां पर इंडिपेंडेंट पेयर हमेशा सेग्रीगेट करते हैं, ऑलवेज सेग्रीगेट करते हैं, वो है क्रोमोसोम। और जहां पर होते हैं सेग्रीगेट करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, वन पेयर जहां लिखा होता है, तो वो होता है जीन। ठीक है, ऐसे याद रखो। चलो, अब उसके बाद ये देखो, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज प्लेट। आपको सेल डिवीजन याद होगा कि इस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे एक लाइन में इस तरह से एक सीध में खड़े होते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, है ना, ये मेटाफेजिक प्लेट है। To understand this, compare the chromosomes of 4 different color, 4 different color लिया गया है in left and right columns. In the left column possibility 1, orange and green is segregating together, and in the right hand इसमें orange और red एक साथ है। ठीक है, एक बार देखो डायग्राम, ये देखो यहाँ पे देखो orange और green एक साथ है, O और G है। जैसे मैंने वहाँ A और C लिखा था, याद आ रहा है, और यहाँ A और D लिखा था, देखो orange और red है यहाँ पर। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी नंबर 1 में ऑरेंज और ग्रीन एक साथ है। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन में ऑरेंज और रेड एक साथ। ठीक है, ये कौन है, येलो है और रेड एक साथ है। देखो यहाँ पे कौन है, येलो और ग्रीन एक साथ है। तो अगर ऑरेंज और ग्रीन एक साथ होंगे तो आपको तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो ऑरेंज और रेड एक साथ होंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है, मतलब ये एक रैंडम इवेंट है, ये बताया गया, इंडिपेंडेंट होता है, इसका कुछ फिक्स नहीं होता, इंडिपेंडेंटली होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये भी आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए सटन बॉबरी, जो ड्रोसोफिला वाला, तो सटन बॉबरी ने दोनों को मिला जुला कर, मतलब मेंडल के लॉस और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को मिला जुला करके क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, वही लिखा है, देखो पढ़ो। सटन एंड बॉबरी आर्ग्यू किया, मतलब समझाने की कोशिश की, समझाया, बताया that pairing and separation of pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors they carried। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब क्रोमोसोम का पेयरिंग और क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, तो उस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट जीन्स का भी सेग्रीगेशन और पेयरिंग होता है। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि आप ये समझिए कि क्रोमोसोम, अगर ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है अगर, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जीन है। ठीक है, तो अगर ये क्रोमोसोम कहीं पर पेयर होगा या सेपरेट करेगा, तो उसके अंदर प्रेजेंट जीन भी पेयर होंगे या फिर सेपरेट करेंगे। इस चीज से सैटन और बॉबरे ने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी को, मतलब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन को मेंडल के लॉज के साथ जोड़ दिया। और मेंडल के लॉज को हम इनहेरिटेंस बोल रहे थे ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, तो दो चीजों को मिला है, क्रोमोसोम को और इनहेरिटेंस को जोड़कर क्या नाम दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये सब होने के बाद आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। तो फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, सिंथेसिस माने बना रहे हैं कुछ, तो ये आइडियाज बनाए गए थे जब, इसके बाद, फॉलोइंग इसके बाद, तो इन आइडियाज के पकने के बाद, बनने के बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है क्रोमोसोमल थ्योरी का।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? आंसर है थॉमस हंट, थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है। तो थॉमस मॉर्गन ने क्या बोला? एंड हिज कलीग्स, मतलब उसके साथियों ने, led to the discovering the basis of variation that sexual reproduction produce, मतलब कि इन्होंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं और गैमेट के बनने के दौरान क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं। क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन जिस प्रकार से होगा, जिस कॉम्बिनेशन में होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, जैसा कॉम्बिनेशन बनेगा वैसा गैमेट होगा, और अलग अलग प्रकार के गैमेट बनेंगे जिससे अलग अलग प्रकार का वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, ये सब क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था मॉर्गन ने। ठीक है, सब पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी बस इतना ही लिखा है शॉर्ट में कि इन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया। देखो, टाइनी मतलब छोटा सा फ्रूट फ्लाईज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ओके, व्हिच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, मतलब बहुत सुटेबल था। क्यों चूज किया गया उसका कारण देखो, they could be grown on simple synthetic medium, आराम से उसको ग्रो करा सकते हैं घर घर पर। दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्तों में ये मर जाता है, तो 2 हफ्तों में आपको एक जनरेशन मिल जाएगा। तो अगर आप 1 साल तक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बहुत सारे जनरेशन की का डेटा मिल जाएगा, बहुत सारा आपके पास एक्सपेरिमेंट्स करने को आपको, मतलब एनिमल्स मिल जाएंगे, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, आप मतलब बहुत सारे जनरेशन पर आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, आप वेरिएशंस को चेक कर पाएंगे। ठीक है, एंड सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, मतलब सिंगल मीटिंग से ही हजारों, मतलब बहुत हजारों नहीं, कभी 100 से ऊपर अंडे मिलेंगे, और फिर वो लोग जब मेट करेंगे तो और भी मिलेंगे, तो हमको बहुत सारा नंबर में, लार्ज नंबर में ड्रोसोफिला मिल जाएगा। तो इससे हमारा एक्सपेरिमेंट और भी अच्छा होगा। ठीक है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, ज्यादा डेटा मिलेगा। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये रहा मेल और ये है फीमेल। ठीक है, बड़ी है ना देखने में वो, और वो छोटा है। ठीक है, ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस, कुछ वेरिएशंस भी क्लियरली नजर आते हैं, मतलब कि अभी आप देखोगे कि विंग्स छोटे होते हैं, विंग्स बड़े होते हैं, या रेड कलर का बॉडी कलर क्या है, आई कलर क्या है, ये सब आप देख पाएंगे। ठीक है, ये सब क्लियरली छोटे छोटे माइक्रोस्कोप या लो पावर माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नजर आते थे, इसीलिए मेंडल ने, सॉरी मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि काफी कंफ्यूजिंग और काफी कंसेप्चुअल था। ठीक है, आप इसको दोबारा देखिए एक बार, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करिए, सारा कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन लगाइए, सब लग जाएगा। ठीक है, अगर ढंग से क्लास करेंगे सब लग जाएगा, गारंटीड है, कुछ छूटने वाला नहीं है इसमें से। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो कि और भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल और भी थोड़ा टफ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा, ढंग से इसको समझो, जो नहीं आया पूछो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू।